नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों के देवता का 14वां भाग सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुनाहों के देवता का 14वां भाग। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में सुना कि सुधा के ब्याह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब आगे संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब चुप थी, इतनी चुप कि लगता था उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कही। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। चंदर ने बिंती को बुलाया, उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते, इससे क्या फायदा। बिंती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ, बड़ा चिंतित सा, कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर। सुधा से उसकी निगाह मिली और वह सिहर सा उठा। सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे क्या जवाब दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही। फिर एक बार चंदर की ओर देखा। विचित्र सी थी वह निगाह, जिसमें कातरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी। था एक गंभीरतम विश्वास, एक उपमाहीन स्नेह, एक संपूर्णतम समर्पण। लगा जैसे वह कह रही हो, सचमुच तुम कह रहे हो। फिर सोच लो चंदर, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे मुँह से क्यों कहलवाना चाहते हो। क्या सारा सुख लुटकर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे। अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हार कर सिसकियों से सने स्वरों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया, प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने उसने आंसू पोंछ लिए। चंदर ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, बुआ जी अब तो बैठा नहीं जाता, आंखों में जैसे किसी ने मिर्च भर दी हो। जाओ जाओ सोए रहो, ऊपर खाट बिछी है, कल सुबह 10 बजे विदा करे को है, कुछ खायो पियो नो तो पड़े रहबो, बुआ ने बड़े स्नेह से कहा। चंदर ऊपर गया तो देखा एक खाट पर बिंती औंधी पड़ी सिसक रही है। बिंती, बिंती। उसने बिंती को पकड़कर हिलाया। बिंती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हमें तो समझाती है, खुद अपने आप पागलपन कर रही है, चंदर ने रूंधे हुए गले से कहा। बिंती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर, अब क्या होगा। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा और बिंती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रख रख कर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन फिर भी संभल गया और बिंती का माथा सहलाते हुए और अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे बिंती चुप हुई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंदर तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से लौट ना आए। अच्छा, चंदर ने बिंती की पीठ पर हाथ रखकर कहा, घबराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो ना, सब चीज़ बहादुरी से सहना चाहिए, कैसी दीदी की बहन हो। क्यों। बिंती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेट गया। उसकी पोर पोर में दर्द हो रहा था, नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेसे रेसे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी के मंत्र पाठ का स्वर और बीच बीच में आने वाली किसी बाराती या औरतों की आवाज़ें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थी। उसकी थकान और उसकी अशांति ही उसको बार बार झटके से जगा देती थी। वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद ही नहीं आई। धीरे धीरे नीचे का रव भी शांत हो गया, संस्कार भी समाप्त हुआ, बाराती उठकर चलने लगे और वह आवाज़ों से यह पहचानने की कोशिश करने लगा कि
अब कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंदर ने फिर करवट बदली और आंख बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोहरा उसके मन पर छा गया। वह इतना जगा कि अब अगर वह आंख भी बंद करता तो जब पलकें पुतलियों से छा जाती तो एक बहुत कड़वा दर्द होने लगा था। जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी। किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ था उतना ही पलकें खोलने में। उसने पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियाँ, कड़े चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथुनी डोरे के सहारे कान में बंधी हुई थी। आंखें जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो रही बरसात सी हो गई थी। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ नहीं बोली। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत महान हो। मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक तुम जो कुछ भी थी उससे कहीं ज़्यादा हो मेरे लिए सुधा। सुधा कुछ नहीं बोली। आंचल से आंसू पोंछती हुई पायताने जमीन पर बैठ गई और अपने गले से एक बेले का हार उतारा, उसे तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे ज़मीन पर रख लिए। अरे यह क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा, बहुत मुश्किल से रूंधे हुए गले से सुधा बोली। मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके हो उससे बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पांव पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़ककर चंदर के पांव पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली, धीमे धीमे, निःशब्द। कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं। अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा। नहीं नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा। बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये जूठे हो जाएंगे देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू और साहब पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे। बाराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था। बहुत जल्दी करते कराते भी 9:15 बज गए थे। उसने फिर जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े हुए थे। पीछे से नायन सुधा के सिर पर पंखा रखी थी और बुआ जी रोचना कर रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने ज्यों ही पाँव रखा कि बिनती पाँव से लिपट गई और रोने लगी। सुधा जोर जोर से बिलख बिलख कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। बिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी और फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकंड क्लास में एक बर्थ सुरक्षित थी। बाकी लोग ड्योढ़े में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डिब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिए, मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो बिनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन जरूर दे देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। यह मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध की चाय पीने लगो। हम जल्दी से आ जाएंगे। पम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए
और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे, वहाँ घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना और भावुकता या बचपना मत करना, समझी। पापा ने आँख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डिब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। और पापा बिंती को गांव मत भेजना। चंदर को अब घर पर ही बुला लो। तुम अकेले पड़ गए और हमें जल्दी बुला लेना। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर ये पुर्जा बिंती को दे देना और देखो मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिककर रोने लगी और बार बार आंसू पोंछ पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पर पहुंचा उसे मालूम ही नहीं। चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी नसों में कसक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था। बस पड़ा पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता। थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता। चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था जिसमें से विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, बिंती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च, थीसिस, सभी कुछ। ये सब चीज़ें कभी कभी उसके मन में नाच जाती, लेकिन चंदर को ऐसा लगता कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीज़ें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके स्मृति पटल से मिट चुकी है। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी, कहीं थी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कड़कड़ ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों और उन 4 दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बंध गई थी। उजाला पाक था। पहले वह लुब्धक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दुधिया रोशनी सफ़ेद कफन की तरह छा जाती और वह मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी को ओढ़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे, सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक केंचुल की तरह उस पर छाई हुई थी धीरे धीरे उतर गई और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द कसक रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसा है, यह उसके कुछ समझ में ही नहीं आता था। 5 बजे थे लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक झीनी तह ने ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था कि झोंके किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिंती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लान पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर 2 दफ़े ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे, उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजीब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं, जाओ जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराऊं। तुम जाओ, सुधा का खत आया है बिंती के पास। बुआ जी हैं? चंदर ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गई। हम लोग कितना रोकते रहे लेकिन उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ता। बिंती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए।
शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव और इतना भयानक न लगता होगा जितना यह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। बिनती, चंदर ने पुकारा। बिनती चौके में थी। वह निकल आई। बिनती को देखते ही चंदर दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और होठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कढ़ाई उतारकर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटें सुधारकर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे से खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में कहा, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है बिनती, तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंदर ने कहा। बिनती की आंखों में आंसू छलछला आए। बिनती, रोती क्यों हो? छी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों, तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने बिनती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। बिनती ने आंसू भरी पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं, लेकिन हर एक तो देवता नहीं है। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर, पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज़ सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़ कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं हैं। नहीं बिनती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को क्यों जाने दिया तुमने? उन्हें रोक नहीं लिया? चंदर ने कहा। अरे वह थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ी और महाराजिन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया तो मारे जलन के दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल बनाती है। जब वक्त आएगा तभी शादी करेंगे कि अभी ही किसी के साथ निकाल दूँ? बिनती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि ज़िंदगी कितनी ख़राब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाएं। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बधाए रहती थी। अब तो कोई नहीं है हमारा। छी, ऐसी बातें नहीं करते बिंदी। महीने भर में सुधा आ जाएगी और माँ की बातों का क्या बुरा मानना। आप लड़की होते तो समझते चंद्र बाबू, बिनती बोली और जाकर एक तस्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं बिनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे ही पास आया बिनती। अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन तुम्हारे सिवा? चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना उस दिन मैं बुलाती रह गई और आप यह कह गए वह कह गए और आंख से ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंदर बाबू बदल गए। बिनती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया था, गले में आंसू अटक रहे थे, लेकिन आदमी की ज़िंदगी भी कैसी अजीब होती है। वह रो भी नहीं सकता था, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता था, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था और सुधा की थाती होने के नाते बिनती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। बिनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और बिनती से बोला, लो कुछ तुम भी खाओ। बिनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से बिनती को खिला दिया। बिनती चुपचाप खाती रही और रह रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजिन आई। बिनती ने चौके के काम समझा दिए और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चले। चंदर ने चारों ओर देखा, घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी कहीं भी वह जा सकता था, लेकिन बिनती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। बिनती कुछ भी हो, कितनी ही समीप क्यों न हो, बिनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यही ठीक है, चंदर बोला। बिनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसे होने लगा। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यही थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई कोच पर बैठ गया और बिनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी?
लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होंगे। एक अकेले मैं ही कांटे जैसी खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें कोई न परेशान करता होगा, न तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुँचती होगी। अब तो तुम 1 महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहाँ दिन में 24 घंटे तुम आँख के सामने रहते थे, वहाँ अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफ़े तबीयत आती है कि जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे तुम्हारे बारे में बातें करूं। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन हमसे मजवाए। देखो, पापा का ध्यान रखना, और बिनती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। चंदर ने चिट्ठी एक बार पढ़ी, फिर 2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज़ पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे और न जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उनमें अर्थ था जो शब्द से भी ज़्यादा गंभीर था। युगों पहले व्याकरणों ने उन शब्दों के अर्थ निश्चित किए थे। सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों को एक नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध सा तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया, और किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लौह पत्र को चीरकर अंदर बिंध गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। यह चंदर को खुद नहीं मालूम हुआ, जब तक कि उसकी पलकों से एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपक पड़ा। लेकिन उसने बिनती से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर बिनती को दे दिया। बिनती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर इनकार नहीं कर सका। महाराजिन ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे अबहिन आंगन धोवा जाई, आप जाए के ऊपर खाए ले। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिनती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। यह वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी, अपने नए सुहाग में लिपटी हुई सी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिनती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने की बिनती, चंदर ने भर्राए हुए स्वर में कहा। अरे, बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद और कौन सहारा है? खाइए। और बिनती ने अपने हाथ से एक कौर बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। बिनती चुपचाप बैठी पंखा झल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा? बिनती ने बड़े कातर स्वर से कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बिनती अब तुम इतना ध्यान न रखा करो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ़ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है यह वह खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता? बिनती एक गहरी सांस लेकर बोली। दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते? सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं। वह पूड़ी लाने चली गई। और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने आप दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ देह नहीं लगते। और जब कोई ऐसा हो जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक एक आंसू पर अपने 100-100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ़ भी भली मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे यह वही जानता था। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात जमुना के घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे ज़िंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते ज़िंदगी को यह आता हो कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहलावा दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्कानें ही ज़रूरी नहीं होती हैं, शायद आंसुओं से मन जल्दी बहल जाता है। बिनती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था।
वह रोज शाम को आता और बिंती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और बिंती के माध्यम से सुधा में डूबकर चला जाता था। चूँकि सुधा के बिना उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण कटना मुश्किल था, इसलिए बिंती उसकी एक ज़रूरत बन गई थी। वह जब तक बिंती से सुधा की बातें नहीं कर लेता था, तब तक जैसे वह बेचैन रहता था। तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे यह नहीं मालूम हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी ज़िंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज़्यादा आवश्यक थी उसकी ज़िंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में बिंती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था, और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियाला कर देता था, उसी तरह बिंती सुधा की याद से चंदर के प्राणों पर उजियारी बिखेरती रही। चंदर बिंती को इस तरह अपनी सांसों की छां में दुबकाए रहा जैसे बिंती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। बिंती भी चंदर के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन फिर भी बिंती चंदर को हंसा नहीं पाई। चंदर का पुराना उल्लास लौटा नहीं। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लेता है, वैसे ही चंदर की नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रहकर चंदर को झकझोर देता था। उन दिनों 2-2, 3-3 दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था, बिंती के पास भी नहीं जाता था, बिंती के आंसुओं की भी परवाह नहीं करता था, खाना नहीं खाता था, और अपने को जितनी तकलीफ़ हो सकती थी देता था। फिर जो ही सुधा का कोई खत आता था वह उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता था। बिंती चाहे जितना करे, लेकिन चंदर की इन भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी कोशिश क्यों न करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी रोते रोते आदमी की उदासी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छां में कुछ विश्राम कर फिर वह आंसुओं की कड़ी धूप में चल सके। ऐसी ही एक सुबह थी जबकि चंदर के उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बात यूँ हुई थी कि उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई थी, जिसमें शैली ने भारतीय मलयाज को संबोधित किया है। उसने अपना शैली किड्स का ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वही आम के अचार के दाग सामने पड़ गए जो सुधा ने शरारतन डाल दिए थे। बस वह शैली की कविता तो भूल गया था और उसे याद आ गई आम की फांक और सुधा की शरारत से भरी शौख आंखें। फिर तो एक के बाद दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठकर चंदर की नसों को गुदगुदाने लगी, और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की यह दूरी, यह अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार में जगमगाते थे। और कुछ भी हो जाए, सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है, तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया, जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वह चंदर के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खिजाने की बातें थी जो वह हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीने में भूल गया था। उसके बाद वह बिंती के यहाँ गया। बिंती अपनी धोती में क्रोशिया की बेल टाक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत, लाओ मिठाई खिलाओ। हम काहे को खिलाएं, आप खिलाइए जो खिले पड़े हैं आज। बिंती बोली, हम क्यों खिलाएंगे, यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत कुढ़ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप। बिंती ने मुंह चिढ़ाकर कहा, आज बड़े खुश हैं। हाँ बिंती, एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है, और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिंती ने चंदर की बाह में सुई चुभो दी। चंदर चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है? अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा। श्रीमती बिंती विदुषी, चंदर ने हंसकर कहा।
आज चंदर बहुत खुश था। बिंदी लजा गई और उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए और उसने चंदर के कंधे से फिर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मज़े की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, बिंदी बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी, चंदर ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिंदी ने हंसकर कहा और छिप गई। अच्छा, गिलहरी को यह रोग कब से? चंदर ने हंसकर पूछा। अपनी माँ जी की शक्ल देखी है ना, काट कर कुएं में फेंक देंगी तुझे। अब क्या करे, कोई सिर पर प्रेम मढ़ ही दे। तो बिंदी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा था। थी बड़ी खुले स्वभाव की लड़की, आखिर कौन अभागा है वह, जरा नाम तो सुने। चंदर बोला, हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिंदी ने हंसकर कहा। अच्छा, यह कब से? तूने पहले तो कभी नहीं बताया। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिख दे, फिर वहाँ जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़े, तो सोचा तुम्हें बता दे। हुआ क्या आखिर? चंदर ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे, तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे। मन में यह कह दूँ कि मैं तो देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं। दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो हैं ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन यह फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिंदी बड़े सहज स्वभाव से बोली। लेकिन इधर क्या हुआ? चंदर ने पूछा। अभी कल आए। एक हाथ में उनकी एक मोटी सी कॉपी थी। दे गए तो देखा वह उनकी कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने रखा है बिंदी। अभी आते होंगे। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, वह पता नहीं कब आएंगे। अच्छा लाओ, वह संग्रह हमें दे दो। चंदर ने कहा। अब बिसरिया से कह देना वह चंदर के हाथ पड़ गया, फिर कल सुबह तुम्हें मज़ा दिखलाएंगे। लेकिन हाँ, यह पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है उधर, वरना बाद में हमें कोसो, चंदर ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी हो तो बहना के संग, कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले, बिंदी ने झेपते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शकल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिंदी ने बता दिया कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही वह बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए फौरन बोला, कहो, हमारा संग्रह देखा है? हाँ देखा है, जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया के दिल की धड़कनें डूबने सी लगी। वह कांपती हुई आवाज़ में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें? कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे। दोनों में बातें होती रही। उनसे मालूम हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है कि यदि वह आ जाए तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन तक यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिंदी अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिंदी को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिंदी उस पर जितना विश्वास करने लगी थी। उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थी। वह भी चंदर को देवता ही मानती थी, बिंदी पर और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिंदी को छोड़कर वे
निश्चिंत थीं। तो दोस्तों, आज की ये धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों के देवता का 14वां भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।